डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, हम लोग 2023 के प्रीलिम्स को जल्दी से बना के देखेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम कंडीशन में किस तरीके से एल्गोरिदम जो हमने सीखे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसकी मदद से कैसे 2023 के प्रीलिम्स को एग्ज़ाम कंडीशन में बनाया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वोलर लेक। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट तो कितनी बारी यूपीएससी ने पूछ चुका है, तो ये पीवाईक्यू हमारी जनरल नॉलेज है, तो वैसे भी ये हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू है। अब पहला क्वेश्चन है झेलम रिवर पासेस थ्रू वोलर लेक, इसमें तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने सही कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब कृष्णा रिवर और कोलेरू लेक का कितनी बार ही यूपीएससी ने पीवाईक्यू में क्वेश्चन किया है, ठीक है, वो 1-to-1 मैपिंग वाला जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होते हैं उसमें आ चुका है। लेकिन कहीं आपको एक सस्पिशन समझ में आएगा कि देखो ऊपर की लैंग्वेज क्या है कि झेलम रिवर सिर्फ गुजर रही है वोलर लेक के पास से, पासेस थ्रू वहाँ से। यहाँ कह रहा है कि वो उसको फीड ही करती है, डायरेक्टली फीड्स। मेरा कहना ये है कि अगर फर्स्ट वाले में झेलम लेक, अगर किसी को ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं आती है तो नहीं पता कि पासेस थ्रू और डायरेक्टली फीड्स में क्या फ़र्क है, तो अगर वो ये लैंग्वेज बना रहा है तो उसको नीचे भी सेम लैंग्वेज बनाने में क्या दिक्कत है कि मान लो ये लिख दे कृष्णा रिवर पासेस थ्रू कोलेरू लेक, कुछ ना कुछ वो लैंग्वेज में चेंज क्यों ला रहा है, बात समझ लो। ऐसे ही साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता है कि ये कोई भी पार्टिकल चलाया तो दे मे रिलीज फला कंटेमिनेशन, लेकिन उसके बाद जब वो लिख देगा दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी, तो एक जगह लिखेगा मे रिलीज कुछ, एक जगह लिखेगा मे रिलीज लीथल क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये यूपीएससी का बताने का तरीका है कि अगर मुझे सही बनाना है तो मैं नॉर्मल स्टेटमेंट करूंगा, लेकिन अगर मैं उसमें कुछ वेरिएशन कर दूंगा, लीथल लगा दूंगा या यहाँ पे पासेस थ्रू की जगह डायरेक्टली फीड्स कर दूंगा, तो इसका मतलब मैंने एकदम से एल्गोरिदम पलट दिया। एल्गोरिदम पलट दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट गलत रहा होगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं, ये सब हम एक हाइंडसाइड बायस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम कंडीशन में हो सकता है दिमाग उतना ना चले, तो हमें लगे कि नहीं, हमने तो पीवाईक्यू में पढ़ा झेलम वोलर लेक के साथ है और कृष्णा रिवर कोलेरू लेक के साथ है, तो हम इसको सही मार दें। बट जैसा मैंने बताया, अब क्योंकि ये इस तरीके का ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है, तो एटलीस्ट 2025 में रिपीट हो तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड क्या है, मिएंडरिंग ऑफ क्या है, गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवड़ लेक। अब फिर से वही बात जो फर्स्ट में लॉजिक लगाया, अगर उसको सही सही बनाना है तो जैसा पहले क्वेश्चन बनता था वैसे बना देता, क्या कि झेलम रिवर बस यहाँ से गुजर जाती है। अब फिर से यहाँ कह रहा है डायरेक्टली फीड, यहाँ बोला उसकी मिएंडरिंग की वजह से ही बनाए, हो सकता है वो बस वहाँ से गुजरा हो, लेकिन उसकी मिएंडरिंग की वजह से ही कांवड़ लेक बना, ये एग्जाम कंडीशन में बैठ के नहीं पता चल सकता, क्योंकि आज से पहले यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा था, बस मैचिंग लगाई थी कि गंडक रिवर कांवड़ लेक। अब भले ही ये उसके बगल से गुजर रही हो, लेकिन इसकी मिएंडरिंग से ये बना है कि नहीं बना, एग्जाम कंडीशन में पता लगाना पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें इस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम एक हाइंडसाइड बायस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो एग्जाम कंडीशन में आप 3 के 3 तो नहीं सही मारोगे, अगर 2 भी मार दोगे गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए। मैंने पहले ही कहा है जो 3 मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, 3 मैचिंग वाले, और उनमें अगर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो इनका कोई हैक अभी तक तो नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है, तो इनमें बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता था, यहाँ भी लार्जेस्ट है, ध्यान से समझना, यहाँ भी लार्जेस्ट है, यहाँ भी लार्जेस्ट है, तो एटलीस्ट ये तो बात क्लियर हो जाएगी कि 2 और 3 में यूपीएससी दोनों को एक साथ सही नहीं बनाएगा, दोनों को एक साथ गलत नहीं बनाएगा, किसी एक को सही बनाएगा, किसी एक को गलत बनाएगा। अब इसके बाद लेकिन फिर प्रॉपर अगर रूल से चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट। अब फर्स्ट लार्जेस्ट ये सब हमेशा क्या होता है गलत, तो उस हिसाब से हम मार देंगे ओनली 1, बट यूपीएससी ने इसका आंसर क्या माना था, ओनली 2, तो हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अगर रूल से चलेंगे इस वाले को बनाने में तो गलत हो जाएगा, और अगर आप मार देते हो तो कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट वाला भी गलत होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं मान लेता हूँ 2 तो गलती हो जाने वाले। अब फिर से ये बात, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस, अगेन पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये 3 स्टेटमेंट वाले में अभी कोई हैक जैसा तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम कंडीशन में न्यू नॉर्मल के साथ चलोगे तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, इस पे आते हैं फोर्थ। अब देखिए यहाँ से खेल शुरू होता है, एकदम घबराना नहीं हो सकता, पहला पेज आपका किस्मत खराब हो तो ऐसा हो कि बिल्कुल बन ही नहीं रहा, लेकिन तुरंत नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। ठीक है, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन है किसके बेसिस पे, एरेबल एरिया। ठीक, सेकंड कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया। अब यहाँ पे इरीगेटेड एरिया किसके पास पे, इंडिया और चाइना, तो दोनों में कह रहा है कि इंडिया और चाइना में एरिया को लेके कंपैरिजन है, ऊपर में एरेबल एरिया, नीचे में इरीगेटेड एरिया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो एरिया और एरिया से रिलेटेड इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन है, तो इसका मतलब क्या, दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं बनेगी, दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत भी नहीं बनेगी, कोई एक सही कोई एक गलत। अब इस पैटर्न में हमें ये भी नहीं पता करना है कि कौन सा सही बनेगा कौन सा गलत बनेगा, ये बात तय हो गई।
थर्ड पढ़ते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन इन चाइना। तो यही तो रोना है, यही तो रोना है हमारा। और ये बात तो कितनी बार द हिंदू चिक चिक के कह चुका है कि अगर चाइना में 1 किलो पानी लगाने के लिए 300 किलो पानी लगता है, 1 किलो राइस के लिए सॉरी, तो हमारे यहाँ वहीं 10 टाइम ज़्यादा लगता है, 3000 से 4000 किलो या लीटर्स पानी लगता है 1 किलो चावल के लिए। तो हमारे यहाँ तो प्रोडक्टिविटी कम है ना। तो बस आंसर क्या आ गया 1। अब एग्ज़ाम कंडीशन में अब तो बहुत सारी कोचिंग कीज़ ने बदल दिया, लेकिन जब 2023 का आया तो मुझे अच्छे से याद है सारी की सारी प्रोमिनेंट कोचिंग कीज़ ने इसका 2 मारा था। क्यों? क्योंकि वो उसको डिफेंड कर रहे थे कि ये NCERT में दिया, ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई। UPSC का एक एल्गोरिदम है, उस हिसाब से आपको चलना है। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, क्या है, गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब ये मार्शलैंड ने, देखिए अब जैसे ही बात मार्शलैंड पे आ गई तो जाहिर सी बात है फिर 2 ऑप्शन एग्जाम में डाउट आ गए थे। कौन कौन से? एक तो था भीतरकनिका और दूसरा रन ऑफ कच्छ। लेकिन जैसे ही फिर इसका हिंदी जब अनुवाद पढ़ा, एक हिंदी में भी आता है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? कच्छ। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? कच्छ। तो भाई हिंदी पढ़ते ही ये बात समझ में आ गई बिल्कुल अटमोस्ट क्लियरेंस के साथ कि इसका आंसर डी हो जाने वाला। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो एग्जाम कंडीशन में देखो अगर अवेयरनेस रहती है तो अपने आप ये फ्री के 2 नंबर एल्गोरिदम से हमने 2 क्वेश्चन बना दिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अब ये कह रहा है कि कोई 2 ठो और हैं, क्या? इल्मेनाइट और रूटाइल अबंडेंटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ जगह पे बस। आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा आयरन, चौथा है टाइटेनियम। हाँ भाई, मिला कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर उसको सही, ये चौथा ऑप्शन भी नॉर्मल ही बनाना है और नॉलेज ही टेस्ट करनी, तो ये चौथा वाला जिंक क्यों नहीं बना दिया भाई? जिंक भी तो बना सकता था। अच्छा, कॉपर तो डाल ही रखा है, आयरन भी दे रखा है, तो जिंक के बाद मैग्नीशियम पे भी जा सकता था, लिथियम पे भी जा सकता था। तुम्हें लग रहा है यूपीएससी का एग्जामिनर इतनी घुस के पीएचडी करने के बाद टाइटेनियम जैसा वर्ड ढूंढ के इसलिए दे के लाएगा एग्जाम में ताकि वो उसको गलत बना दे? जी नहीं, वो अपने एल्गोरिदम को बार बार रिपीट करेगा। टाइटेनियम इतनी पीएचडी करके इसलिए लाया है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक्जॉटिक ऑप्शन, ताकि तो आप उसको क्या करें? सही मार दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ड्स कोबाल्ट। ठीक है, 3/4 मतलब 75% ऑफ द वर्ड्स कोबाल्ट ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस बाय। ठीक है, चलो देखते हैं। अब भाई किसी को नहीं पता एग्जाम कंडीशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है बोट्सवाना, तीसरा है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथा कजाकिस्तान। हाँ भाई, अब जरा ध्यान से समझो। अगर यूपीएससी के एग्जामिनर को सारे स्टेटमेंट नॉलेज से चेक करना होता तो जब ए अर्जेंटीना है, बी बोट्सवाना है, मेरा कहना है अगर सी को गलत बनाना है तो यूपीएससी का एग्जामिनर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अगर तुम देखो तो कुछ इधर सेंट्रल एशिया का एक देश है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है, बोट्सवाना तो मेरे ख्याल से अफ्रीका में आ रहा होगा। तो अगर अफ्रीका का ही देना था कॉन्गो, तो कीनिया क्यों नहीं लिख दिया? सूडान क्यों नहीं लिख दिया? मतलब कीनिया सूडान से भी तो काम चल सकता था ना। ये इतना लंबा द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो 2 लाइन में जाने का इतना समय, एनर्जी, पेन, स्याही सब कुछ वेस्ट करने की यूपीएससी के एग्जामिनर को क्या ज़रूरत थी? यूपीएससी के एग्जामिनर को इसलिए ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत पड़ी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको हिंट दे रही है कि यही सही होने वाला है। अगर इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे ऑड वन आउट तो फिर दिक्कत हो जाने वाली है। आप ही सोचिए, उसको अगर उसको गलती बनाना है तो कीनिया से भी तो बात बन सकती थी ना भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन ठीक है, तो इसी पेज में आप देख रहे हो एल्गोरिदम को अगर आप चलाते चलोगे तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन श्योरिटी से बन जाएंगे। हो सकता है 1, 2 गलत भी हो जाए, कोई बात नहीं, नेट आप बेनिफिट में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब देखो ये नॉलेज से बनेगा, अब नहीं आता तो भाई छोड़ दें, छोड़ देने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, मैंने क्या है कि घटना चक्र बहुत ज़्यादा पढ़ी स्टेट पीसेस के लिए, तो ये वाला मुझे पता है। वरना अगर आपको नहीं पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो छोड़ देने, इतने ज़्यादा फैक्ट है। चलो देखते हैं। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। अब देखो ये विंध्या के साथ सह्याद्री जा नहीं रहा है। सह्याद्री कहाँ पे होता है? ये होता है वेस्टर्न घाट्स में। और अमरकंटक हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश है, सेंट्रल इंडिया, कहाँ? वेस्टर्न कोस्ट पे आ गए, तो मतलब साथ में जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये गलत दे रखा है नॉलेज से भी वैसे, और वरना ये सब चीज़ें बार बार घटना चक्र में रहती हैं। ठीक है, गलत। ये क्या है? बिलीगिरी रंगन हिल्स। अच्छा, ये तो मतलब ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये साउथ में है और ईस्टर्न साइड में है। मेरे ख्याल से ये वाला कर्नाटका में है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? बिलीरंगन हिल्स, जैसा कि मैंने बताया ये नीचे पाया जाता है कोस्टल एरिया में और वेस्टर्न कोस्ट में। और ये कह रहा है कि ये सतपुरा रेंज है, तो ये इसने क्या कर दिया है? कुछ नहीं किया है, ये इसने स्वैप कर दिया है।
जहाँ पे विंध्या के बाद यहाँ होना चाहिए था सतपुरा, और इसने देखो ये चेंज कर दिया। तो ईस्टर्न मोस्ट पास टॉप अगर ये सह्याद्री भी कह देता तो मैं मान लेता, क्योंकि इतना तो मुझे नॉलेज से पता है घटना चक्र वेस्ट ये कर्नाटका में पाया जाता है। बट ये एकदम से पता चल जा रहा है आज देख के कि ये अमरकंटक विंध्या और सतपुरा के बीच में रहा होगा, क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया, तो इसका मतलब सह्याद्री यहाँ रहा होगा। और यूपीएससी की आपको पता है स्वैपिंग की आदत है, तो इसका मतलब ये दो तो डेफिनेटली उसने स्वैप कर दिया। नहीं भी पता है तो यहाँ पे आपको एक और हिंट उसने दे रखा है ईस्टर्न मोस्ट। आपको पता है हमें एल्गोरिदम के साथ चलना बदलना नहीं, तो ईस्टर्न मोस्ट और ये सब हमेशा यूपीएससी क्या बनाता है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट सेशलम हिल्स, तो सेशलम तो टाइगर रिजर्व भी है, तो हमें पता है ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कह रहा है आंध्र प्रदेश, अगर सेशलम हिल्स आंध्र प्रदेश है तो ये कह रहा है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो सदर्न मोस्ट तो हमें पता है तमिलनाडु और केरला होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। और वैसे भी अगर एल्गोरिदम से चले तो ये सदर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट, तो हमेशा क्या होगा, गलत। और ये दोनों क्या थे, स्वैप। तो एल्गोरिदम से भी और थोड़ी बहुत नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को बना के डी किया जा सकता था, क्योंकि एल्गोरिदम से दो तो सीधे ही हो रहे हैं, और इतनी नॉलेज तो सबको यार सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न और यहाँ पे सतपुरा ऊपर है, तो ये भी देखने में एग्जाम में पता चल रहा है कि ये स्वैपिंग है। ये मैं मानता हूँ कि एक सीरियस कैंडिडेट बना सकता था। ठीक है, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी। अब भाई ये पूरा फैक्चुअल, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम कंडीशन में नहीं बना सकते। अगर आप करंट अफेयर्स प्रेमी हैं तो आपसे बन जाएगा, मेरे से तो भाई नहीं बनने से रहा, हम हाथ खड़े कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है, स्टेटमेंट 1, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट, तो ये तो बात सही है, आज भी हम 54% तो कोल से ही कर रहे हैं ना, मतलब 50% से ऊपर कोल से कर रहे हैं, तो मोस्ट सही है। अब नेक्स्ट क्या है, 60%, भाई क्या कह रहा है कि यूरेनियम एनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द, अब ये क्या है 60% क्या है, 60% एक डेटा है, और डेटा क्या होता है एग्जाम कंडीशन में रॉन्ग, तो बस कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना भाई, सीधे स्टेटमेंट 2 गलत है, तो स्टेटमेंट 2 गलत के साथ क्या हो जाना चाहिए, सी, काम खत्म। तो ये तो भाई इजी क्वेश्चन थे ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो इजी ही हो गए हमारे लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब जनरली क्या होता है, नॉट आउट आ जाता है तो हम उसको शक की नज़र से देखते हैं कि हो सकता है गलत, क्योंकि कैन नॉट, डू नॉट, ये सब क्या बनाता है यूपीएससी, गलत। नीचे देखते हैं, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव, कैन जनरली सही होता है, लेकिन अब यहाँ क्या लगा दिया, ओनली, तो मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, तो ठीक है, हो सकता है कुछ उसकी ऐसी होगी। विद नो प्रेडेटर्स, अब देखो यहाँ मुझे ऐतराज है, विद नो प्रेडेटर्स, आपको पता है कि कुछ ही ऐसी जानवरों की प्रजाति होती है जिनका कोई प्रेडेटर्स नहीं होता, कौन, जंगल का शेर, राजा। अब ये छोटे मोटे कोई मार्सुपियल जिसका हम नाम नहीं जानते, पता भी नहीं कौन सी प्रजाति, एक बार हिंदी में देख लें मार्सुपियल्स क्या है, पता नहीं भाई, शिशु, घानी, स्तनी, जो भी है, तो नाम से ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत भयंकर सा जानवर है जिसके ऊपर कोई इसको खाने वाला होगा नहीं, बस जंगल का राजा तो एक ही ना, शेर, तो उसके अलावा जितने हैं तो सब तो कोई ना कोई किसी ना किसी को खा ही रहे होंगे ना, कंज्यूम तो कर ही रहे होंगे, जीते जी नहीं तो मरते हुए खा रहे होंगे। कैसे हो सकता है विदाउट प्रेडेटर, मतलब नॉट तो अपने आप में एक वार्निंग है, लेकिन इन दोनों में गलत तो एक ही हो सकता है इसमें, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी गलत होने की क्या है कि ये जंगल का राजा तो बन नहीं जाएगा रातों रात, तो इसका मतलब नो प्रेडेटर, तो ये क्लियर वार्निंग है, तो फ्री के नंबर है भाई, काटा सीधे फिर सही। ठीक, नेक्स्ट 13 पे आते हैं। अब 13 क्या कह रहा है, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव डेटाबेस बिलोंग्स टू, डेटाबेस ठीक है, एक तो हिंट है, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो एग्जाम कंडीशन में क्या होता है कि हमें पता है एल्गोरिदम क्या है कि यहाँ पे 2 सिमिलर साउंडिंग है UN, और इसमें से हम कोई भी एक मारेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब कहीं भी इसमें एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट जैसी बात तो हो नहीं रही, तो डेवलपमेंट को अगर हम काट देंगे तो हमें मजबूरी में इसके साथ जाना पड़ेगा और ये हो जाएगा गलत। अब इसका आंसर क्या था, IUCN की एक रेड डेटा बुक आती है, मैं मानता हूँ। अब जो लोग इसको YouTube में बना के बोल देते हैं कि IUCN तो पता ही होना चाहिए रेड डेटा बुक, तो भाई वो रेड डेटा बुक अलग से नहीं पूछी ना, और एग्जाम कंडीशन में सपना नहीं आ जाएगा कि रेड डेटा बुक को इसको कन्वर्ट कर दो डेटाबेस। हमें ये मानना है कि अगर आज तक का एल्गोरिदम सबने यही पढ़ा है कि 2 सिमिलर साउंडिंग उसमें, तो हमें उस पर स्टिक करना है, और हमें मानना पड़ेगा कि एग्जाम कंडीशन में ये गलत होगा। हमें अपने आप से ब्लफ नहीं करना है, और इसको गलत करके भी हम कट ऑफ निकालेंगे, आप देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने बोला इस टाइप का ये 3 आएगा भाई, नहीं बनेगा, और कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दोगे आराम से आपका कट ऑफ निकलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द वैगल डांस। अब ये इंपॉर्टेंट है, वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो ये डायरेक्शन और डिस्टेंस ठीक है ऑफ देयर फूड। अब वैगल डांस होता है क्या, एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत को दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या वैगल डांस। अब देखो कौन सा वैगल डांस करता होगा, जरा ध्यान से समझो।
ये बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई और फिर वो अपने पूरे किन को, बटरफ्लाई तो ठीक है, बटरफ्लाई जब उगती है तो उसका बहुत ज़्यादा कोई समूह नहीं होता है कि 100 बटरफ्लाई एक साथ हो रही हैं। वो कह रहा है ना, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अपने किन को, पूरे उनके पीछे जो जमात है उनको। तो बटरफ्लाई ऐसी जमात में तोड़ती नहीं भाई, तो ये तो गलत हो जाना चाहिए। ड्रैगन फ्लाइज का अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वैगल डांस मतलब भुन भुन करते हुए जो डायरेक्शन और डिस्टेंस, अगर कोई आगे मधुमक्खी चल रही है तो उसके पीछे वाली सब उसकी एक ही डायरेक्शन में चलती है ना, छत्ते पे जाके हमला करती हैं। एक ही जगह तो सारी मधुमक्खियाँ बुन 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 करके हमला करती हैं। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस समझें तो मेरे ख्याल से हनी बीज की तरफ हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट तो मैंने पढ़ा भी नहीं किया है, ड्रैगन फ्लाइज ऑल्सो आई डोंट नो वेरी मच, लेकिन इतना पढ़ के हमें ये जरूर पता चल रहा है कि ये हरकत मतलब इंडिकेट करके आगे बढ़ना और अपने पूरे खानदान को उस तरफ ले जाना, ये काम तो भाई मधुमक्खी करती है। ठीक है, तो हनी बीज बन सकता था, अगर ना भी बनता तो कोई बड़ी बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, कॉमन सेंस है, इसमें एल्गोरिदम नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो परफेक्ट एल्गोरिदम का मिल गया, सम दिमाग ही नहीं लगाना, 1 सेकंड में 4 मार के आगे बढ़ जाना है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब वो कह रहा है कि इंडियन स्क्वायरल पे उसने सवाल बना दिया भाई, कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल, तो ठीक है करेक्ट बताने। कह रहा है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। अब वो कुछ नेस्ट बनाते हैं, कैसे बाय, कुछ बरो होता होगा पता भी नहीं मुझे क्या, कैसे, इन द ग्राउंड में कुछ ना कुछ हरकत करके वो ये नेस्ट बनाते हैं। तो ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ग्राउंड में ऐसा किया। अब ये कह रहे हैं दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। अब देखो बात समझ में आ रही, उसने क्या किया कि कह रहा है कि एक प्रोसेस बताया जो कि वो ग्राउंड में करते हैं, फिर दूसरा एक और प्रोसेस बताया जो कि ग्राउंड में करते हैं। तो सिमिलर चीज पता चल गई पैटर्न, कि ग्राउंड में कोई यूपीएससी चेक करना चाह रहा है कि इंडियन स्क्वायरल कौन सा प्रोसेस करते हैं, ग्राउंड में फर्स्ट वाला करते हैं कि सेकंड वाला। अब हमें ये पता करने की जरूरत नहीं फर्स्ट की सेकंड, हमें ये पता है कि ये एल्गोरिदम या तो स्टेटमेंट 1 सही होगा या तो स्टेटमेंट 2 सही होगा, दोनों सही हो नहीं सकते हैं, ये पता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये एक फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा क्या होता है, जनरली गलत, लेकिन मैंने ये 2019 से 22 में बार बार दोहराया है कि यूपीएससी सिर्फ ये जब वो बनाता है ओमनीवरस, कार्निवरस और ये चीज़ें 2021-22 अच्छे से याद है, बार बार दोहराई है कि आप 2023 में भी देखोगे तो ये वाली चीज़ें फैक्ट कभी भी वो गलत बहुत समय से नहीं कर रहा है, इवन क्रॉप्स को लेके भी नहीं करता है, बट ओमनीवरस हार और वो सब चीज़ें बार बार मैंने दोहराई थी कि ये नहीं होता है। अच्छे से याद आ रहा है मुझे कि सम हिमालयाज और एक बार नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज वाला कुछ क्वेश्चन आया था 2021 या 22 में, तब भी ये बात दोहराई थी। अब मुझे इतना रिकॉल नहीं हो रहा है, बट आप प्लीज़ अपनी तरफ से ड्यू डिलीजेंस दिखा के उसको दोबारा चेक कीजिएगा कि मैंने ये बात बोली थी कि ओमनीवरस, हर्बीवरस, कार्निवरस वाली चीज़ें यूपीएससी गलत नहीं बना रहा, सिर्फ ये फैक्ट है जो वो कभी गलत नहीं कर रहा है बहुत सालों से। ठीक है, तो इसको अगर हमें एल्गोरिदम अच्छे से पता है तो हम इसको ओनली 2 मार सकते, तो मेरे ख्याल से एग्जाम कंडीशन में यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव। तो इसमें भाई सम है तो सीधे ये मार दो, सम सही मार दो, सम सही मार दो, और इसमें ऑल 3, दिमाग नहीं लगाना था, वो सम है तो फिर आप मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद ए स्टिक। अच्छा, टूल बनाता है, औजार बनाता है, हथियार विद ए स्टिक, लकड़ी से, टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। ठीक है, तो कोई तो जानवर है जो क्या करता है कि इस इंसेक्ट्स को निकाल देता है ट्री से या वुड से, ये सब करने के बाद। ठीक है, अब अगर फिशिंग कैट है तो भाई वो फिशिंग कैट है तो कैट तो ये सब काम नहीं कर रही होगी ना, फिशिंग वाली, फिशिंग कहाँ होता है, तालाब में, और ये सब काम कहाँ हो रहा है, लकड़ी में, तो ये जा नहीं रहा है कॉमन सेंस में। अगर देखो स्लॉथ बेयर, तो ये बेयर एयर तो यार पोलर कंडीशन में पाए जाते हैं, वहाँ कहाँ लकड़ी बुनने वाली, वहाँ तो पानी भी नहीं गिर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो, तो ये दोनों को काट दो। अब बचा औरंगुटान और ऑटर। अब जरा एक बार इसकी हिंदी भी देख लेते हैं क्या होता है। 19 औरंगुटान और उदबिलाव। अब बिलाव कुछ बिल्ली जैसा लग रहा है। अब बिल्ली जनरली पेड़ पे तो नहीं चढ़ती, बिलाव लिखा ना बिल्ला, तो बिल्ली जनरली पेड़ पे तो नहीं चढ़ती है, ऐसा तो मतलब बहुत ही कम होता है कि बिल्ली पेड़ पे चढ़ के कुछ खोद के कुछ करे। दूसरी बात, औरंगुटान क्योंकि यूपीएससी 2009 या 11 में पूछ चुका है, तो यानी यूपीएससी का दिल औरंगुटान पे आता है, इतना तो हमें पता है। पीवाईक्यू अब तक आप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो 2009 या 11 में यूपीएससी क्योंकि औरंगुटान पे सवाल पूछ चुकी, तो यानी यूपीएससी का इस पर दिल आता है। तो हमें इन दो की तरफ अगर कोई लॉजिकल गेसिंग मारनी तो एग्जाम कंडीशन क्या मारोगे, औरंगुटान, तो बस यही सही हो जाने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्या है, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड। तो वही बात है, साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें नहीं पता एग्जाम कंडीशन में किससे बनेगा, तो हमें मार देना ऑल। और मेरे ख्याल से यूपीएससी ने इसका आंसर ऑल 3 दिया था, तो ये हमारा गलत हो जाता, बट कोई बात नहीं, हमारी कट ऑफ निकलने वाली लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन विच से डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड। भाई समझ गए हो कि पहली बात तो जो इंटरेस्ट इनकम तुमने कमाया इनविट से उस पर तो एग्जेम्पशन मिल गई है, लेकिन 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 से पहले उसने क्या बता दिया, डिविडेंड इज टैक्सेबल। बट अब यूपीएससी को जब गलत करना होता है तो वो क्या करता है, अच्छे खासे स्टेटमेंट के बाद एंड लगा के छिछालेदर या फिर बट लगा के पूरे स्टेटमेंट को क्या लगा देगा, गलत। तो हमें तो पकड़ में आ गई ना भाई, तो अगला तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो पता चल गया कि यही कल्प्रिट रहने वाला है, तो इसको गलत इसको सही, बस आगे बढ़ जाओ, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट। तो भाई इंटरेस्ट हाइक तो किया ही होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, इंटरेस्ट हाइक क्यों किया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन से लड़ सकें, तो किया होगा। अब भले ही ये तुम्हें करंट का लग रहा हो, लेकिन ये स्टैटिक है ना भाई, पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट में मेनी सेंट्रल बैंक, इसमें है ही क्या, करंट स्टैटिक है ना। और ये भी नहीं क्यों किया है, बस ये कह रहा है कि कैरी किया है मैनी ने, तो मैनी का मतलब 10 ने भी किया तो हो गया ना भाई, इसको कैसे डिनाई करोगे। दूसरे पे आओ, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर, वही बात कह रहा है ना, राइजिंग कंज्यूमर प्राइस, यानी इन्फ्लेशन से कैसे लड़ोगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करोगे, कैसे रेपो रेट बढ़ा के। तो ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया ना, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, काम खत्म। अब तुम्हें लगेगा करंट का, लेकिन वो स्टैटिक है भाई, ध्यान से समझो। नेक्स्ट, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड इन द फाइट, तो भाई ये तो वन ऑफ द तो सही होता है। नेक्स्ट पे आओ, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर करेंगे रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। भाई स्टेट का क्या काम है इसमें, अगर कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर करेंगे रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा तो नहीं है ना, यूएन की मैट्रिक और इन सब से रिलेटेड एक बार सवाल आ चुका है, तो इनको इंडिविजुअली पिनलाइज किया जाता है ना, इनको कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं कि तुम्हारी कंपनी को फिर फॉरेन में फंडिंग नहीं मिलेगी, या यूएस की कंपनी तुम पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर स्टेट को दे देगा तो फिर स्टेट की इतनी मोनोपोली हो जाएगी, स्टेट और गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी। गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दे रखे हैं, रेगुलेशंस दे रखे हैं कि इस हिसाब से करोगे तो फिर तुम इको फ्रेंडली हो, 5 स्टार रेटिंग है, बीएसई या बीई के अंदर आते हो। गवर्नमेंट जा जाके थोड़ी ना चेक करेगी यार, गवर्नमेंट का काम नहीं। वैसे भी मोदी जी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस, गवर्नमेंट सिर्फ इनेबलर है। तो ये प्राइवेट सेक्टर स्टेट को देगा, ये बात जमेगी नहीं, ठीक है। वैसे अगर ये क्वेश्चन फंसाने वाला हो सकता है, एग्जाम कंडीशन में गलत हो जाए, बट सही भी हो सकता है, ये दोनों तरफ जा सकता है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सही होने वाला, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर तो पाप है, गुनाह है। स्टेरिलाइजेशन देख के भी अगर आपका पेन ओपन मार्केट ऑपरेशंस की तरफ नहीं बढ़ रहा है, कितनी बार, ये तो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में भी 2023 में बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में देख लेते हैं क्या होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट तो ठीक है, 1 साल से बड़ा 1 साल से ज़्यादा तो बॉन्ड मार्केट ठीक है, स्टॉक मार्केट भी ठीक है, ट्रेजरी बिल तो 1 साल से कम है, कॉल मनी भी 1 साल से कम है, तो ये दोनों नहीं होगा, सीधी बात। और वैसे भी 4 में 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे 4 स्टेटमेंट होंगे तो आंसर जनरली या तो 2 स्टेटमेंट होंगे या तो 3 स्टेटमेंट होंगे। 1 और 4 की प्रोबेबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है। कॉमन देख लेते हैं कुछ अगर दिया हो यूपीएससी ने, हाँ मिल गया, देखो दिख रहा है ना, मैनी मार्जिनल फार्मर्स, मैनी मार्जिनल फार्मर। अब यानी इसी में से आंसर होना है, तो आंख बंद करके ए और डी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, यानी यही सही होने वाला है। इधर आओ, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड, मिल गया कॉर्पोरेट कल्प्रिट, सरेंडर देयर लैंड। कभी लिखित में ये भाषा अगर चली जाएगी कि कॉर्पोरेट्स को आप अपनी लैंड सरेंडर करनी पड़ रही मार्जिनल फार्मर्स को, तो लगता है सरकार उस चीज़ को अप्रूव करेगी किसी भी देश की, भले ही ये हो रहा हो, लेकिन लिखित में ये भाषा तो नहीं जा सकती एग्जाम में कि कॉर्पोरेट्स को सरेंडर कर दोगे लैंड, बस खत्म। भी अब भले ही नहीं पता है क्या है, लेकिन बन गया ना। अब इसको करंट अफेयर्स पढ़ के बनाओगे क्या, लॉजिक से बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स। अब 23 एमएसपी सीड क्रॉप्स में मिलता है। अगर आपने मेंस कभी लिखा है तो आपको याद ही होगा भाई, याद नहीं लिखा तो भाई बात अलग है। अभी मैं कह रहा था कि खरीफ और ये सारी चीज़ें, 2 ही चीज़ें यूपीएससी गलत नहीं बनाता है, खरीफ और ये सब, खरीफ राबी, और दूसरा ओमनीवोरस हर्बीवोरस और ये वाली बात। तो देखो वही चीज़ मिल गया, खरीफ क्रॉप, तो ये यूपीएससी सही गलत नहीं बनाता है, ठीक है। अब नाइजर क्रॉप्स की यहाँ भी बात हो रही, नाइजर, तो इसका मतलब ऊपर सही रहा होगा फॉर द नाइजर सीड्स, तभी तो यहाँ पे नाइजर की बात हो रही है भाई, वरना वो पलट देता ना। तीसरे पे आओ, सम ट्राइबल, तो देखो सम तो हमेशा सही होता है, सम तो आज तक यूपीएससी ने कभी गलत किया ही नहीं, तो सम तो हमेशा सही होगा। खरीफ एल्गोरिदम से पता है सही है, और क्योंकि नाइजर की बात हो रही तो यहाँ पे भी तो नाइजर की ही बात हो रही होगी, तो ऑल 3। ये रेयर ऐसी चीज़ थी जहाँ पे 3 स्टेटमेंट में ऑल 3 हुआ।
वरना मैं तो जनरली 3 वाला अटेम्प्ट भी नहीं करता हूँ अगर नहीं पता होता है, ठीक है। आपको भी यही करना है। वैसे एल्गोरिदम से पता था 2 स्टेटमेंट सही, तो इसको छोड़ भी तो नहीं सकते एक में आके। एक बात और देखो, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको क्या लग रहा है, वो उसने आपकी उसी के लिए दिया ना। एग्जाम कंडीशन में यूपीएससी का एग्जामिनर इतनी मेहनत करेगा, ये गोई जोटिया एबीसिनी का क्यों डाल देगा? बता चुका हूँ ना एग्जॉटिक ऑप्शन वाला। तो ये उसकी हिंट थी आपको कि इसमें आपको फंसने वाले थे। भाई आपने मेंस नहीं लिखा, आप प्री लिखे हो खाली, तो ये हिंट थी कि ये गलत नहीं होगा। खरीफ क्रॉप एल्गोरिदम से पता है गलत नहीं हुआ, पिछले कई सालों में नहीं हुआ, और सम तो हमेशा सही होता। तो हिंट दे दे के उसने ये आपका सही करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर इंटेंजिबल? इंटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री को तो छू सकते हो, सामान अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं छू सकते हो, ये तो सही है, ठीक है। ब्रांड के रिकग्निशन, अगर ब्रांड है उसकी रिकग्निशन, कोई तारीफ कर रहा है तो उसको छू तो नहीं सकते हो भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, ब्रांड रिकग्निशन। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, अगर मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट है तो ये भी एक तरीके का मेरे ख्याल से तो ये इंटेंजिबल ही हो गया ना, मेलिंग लिस्ट ऑफ। अब मेलिंग लिस्ट को छू कैसे लोगे? वो तो मतलब एक्सेल में या उसमें है, टेंजिबल होना चाहिए, मतलब फिजिकल कमोडिटी टाइप। तो मेरे ख्याल से इसका 3 बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो भाई हम देखेंगे भी नहीं, 5 ऑप्शन है तो सीधे ओनली 3 मार देंगे एग्जाम कंडीशन। दिमाग नहीं लगाना है 5 और 6 वाले में, 5 में 3, 6 में 4। सही होगा या गलत होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट, ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डस यूएनओपीएस, पता नहीं क्या है यूएनओपीएस, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I, ठीक, इनिशिएटिव फोकस। अब देखते हैं भाई, यूएन का सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कुछ अच्छी बातें होंगी तो सही, गलत बातें तो गलत। कह रहा अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ये तो अच्छी बात है। मास रैपिड ट्रांजिट, तो ये भी अच्छी बात है। हेल्थ केयर भी अच्छी बात है ये, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये इकोनॉमी का सवाल है, ये साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट का तो है नहीं, ऑल मार दें। इसमें या तो 2 की प्रोबेबिलिटी या तो 3 की। अब इतनी देर से हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये बताओ यूपीएससी ने कभी ऐसा हिंट दिया कि किसी क्वेश्चन के साथ S के बाद 3 लिख दिया? ये 3 लिखने का क्या मतलब है? 3 लिखने का ये मतलब है प्यारे बेटे और बेटियों और माय डियर फ्रेंड्स कि यूपीएससी आपको हिंट दे रहा है कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में किन्हीं 3 चीज़ों को ही सपोर्ट कर रहा है। वरना ऊपर से नीचे तक अभी बता दो 30 क्वेश्चन में क्यों नहीं उसने S3 की तरह ऊपर भी 3, 4, 2 कुछ लिखा। यानी ये उसका हिंट है बताने का कि कोई 3 चीज़ें रही होंगी। अब कौन सी 3 रहेगी ये भी नहीं पता है इस नए पैटर्न के साथ। तो देख रहे हो नए पैटर्न कितना ज़्यादा एडवांटेजेस है। नेक्स्ट पे आओ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखो ये क्वेश्चन तो भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जितना मुझे पता था मैंने इसका मारा था फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और ये मेरे हिसाब से गलत हो गया था। यूपीएससी ने इसका माना है मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये किसी लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये किसी एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये विकीपीडिया में जरूर दे रखा है न्यू प्रिंसिपल, लेकिन आपको सपना नहीं आ जाने वाला है। एग्ज़ाम कंडीशन में सारे जो वो थे कोचिंग वाले वो बटे हुए थे बी और सी में। अब किसी ने बी माना किसी ने सी माना, लेकिन यूपीएससी 1 साल बाद क्या बोलती ए। तो उस समय हमें नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता होना चाहिए भाई। वी आर ऑल हम्बल्ड बाय यूपीएससी की। अब अगर ये रिपीट होता है तो हमें इसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मानना है। बाकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, परेशान मत होना, लक्ष्मीकांत में, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे। तो यही तो बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और 2020 से हर साल इस टाइप का सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, बार बार पूछता है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी और वो सब याद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट। और मैंने कितनी बार बोला है कि ये स्टेट पीसीएस वाली मतलब वो हरकतें यूपीएससी नहीं करेगा कि 1894 को गलत कर देगा, ये सही करेगा, ठीक है। विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंस इन द प्रोविंशियल क्या होता है स्टेट। तो यही तो मैं बोल रहा था ऊपर कि ये स्टेट सब्जेक्ट में, तो ये सही है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बस, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीपर। तो ये तो लिमिटेड गवर्नमेंट वाला होता है, ढूंढो कहीं लिमिटेड होगा बस। और ये मैं फिर से बता दूं, इस साल ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ये लिमिटेड गवर्नमेंट रिपीट होगा तो बस लिमिटेड टिक कर देना। नेक्स्ट, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वर्डली बिलीव टू इनेक्टेड टू। और अच्छा ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया ये सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या कह रहा है, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है। तो एनसीबीसी तो भाई मोदी जी के बाद ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो ये तो सही है। ये तो नहीं, ये तो स्टैट्यूटरी है। नेशनल लॉ कमीशन तो भूल ही जाओ, नेशनल का नहीं, ये भी तो एक है सिर्फ, ठीक। वन ऑफ द रेयर ओकेजन जहाँ पे 4 में 1 सही हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court, all acts done by him or her in the performance of duty of office of president before the date of decision become। नहीं भाई, ये तो यूपीएस, ये तो उसमें लिखा ही है ना साफ साफ लक्ष्मीकांत में
कि उस दिन से पहले तक जो भी काम किए वो एज इट इज़ रहेंगे। तुम खुद ही सोचो, उस दिन से पहले तक के सारे काम इनवैलिड हो गए तो फिर कितने जगह जगह पे जो काम होंगे रुक जाएंगे, अड़ंगे, फिर उस पर मतलब इतना लिटिगेशन होगा कि मेहम क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो लॉजिक से भी सही नहीं जा रहा और वैसे दे ही रखा है लक्ष्मीकांत में, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरे बात है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन। अब कैन देख के हमें लगेगा सही है, कैन बी ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर कहीं कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है तो चुनाव ही नहीं होगा प्रेसिडेंट का, ऐसा नहीं होता भाई। जो होना है टाइम पे 5 साल में नया प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये तो वो सुप्रीम कोर्ट बोल रही ना कि विद इन टाइम लिमिट हमें कर देना चाहिए। गवर्नर साहब या ये लोग मान ही तो नहीं रहे प्रेसिडेंट की टाइम पे कर दें, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बोल बोल के थक गई, तो ये तो डी हो गया भाई। नेक्स्ट, हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अब क्या ही बोलूँ मैं, बेशर्मी की भी हद है। जब ये पेपर हुआ था तो 1 साल तक सारे के सारे कोचिंग वाले जितने भी प्रोमिनेंट हैं 8-9 सब ने इसका आंसर डी दे रखा था, ये सी ऑल 3। अब लेकिन अब आंसर की आ गई तो सबने चेंज भी कर दिया, नाम नहीं लूँगा लेकिन सब ने ही चेंज कर दिया। क्या था, सब कह रहे थे कि नॉलेज है, ये है, वो है, लक्ष्मीकांत में दिया। कुछ नहीं करना भाई, सीधा देखो एल्गोरिदम। लैंग्वेज पढ़ो, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू राज्यसभा। बिल्कुल सिमिलर साउंडिंग दिख रहा है, लोकसभा ट्रांसमिट कर रही है वो। इसका मतलब यूपीएससी चेक करना चाहता है कि 1 और 2 में आपको नॉलेज है कि नहीं, यानी 1 और 2 में वो किसी एक को सही बनाएगा, किसी एक को गलत बनाएगा, किसको सही किसको गलत ये भी पता नहीं करना है इस नए ट्रेंड के साथ। अब बस हमें आपको थर्ड पता करना है। थर्ड क्या था, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा राज्यसभा नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग इज नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। अब ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए कि मनी बिल तो तुम्हें पता है लोकसभा से पास होता है, फाइनेंस बिल में सिर्फ एक, 2 होते हैं फाइनेंस बिल, एक फाइनेंस बिल में जॉइंट सिटिंग अलाउ होती है। वो भी ये भी नहीं पूछ रहा है कौन सा फाइनेंस बिल, क्योंकि वो घुस घुस के नहीं पूछता पीएचडी करके। तो इसका आंसर यूपीएससी ने बी मारा था, लेकिन सारे सबने 3 मान लिया था। अब भले ही मैं कह रहा हूँ मेरिट पे सही हूँ पहले दूसरे, लेकिन भाई यूपीएससी का एक एल्गोरिदम है, वो उस एल्गोरिदम से नहीं बदलता और उसने अपनी आंसर की में बी माना। तुम्हें मानना हो मानो, नहीं मानना हो ना मानो, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व अगर उसको बना दिया गया, ठीक है, फिर क्या होगा। पहला देखते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी। तो ठीक है भाई, हो सकता है, हमें नहीं पता। सेकेंड, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। अगर कम्युनिटी का रिजर्व है तो कम्युनिटी वाले थोड़ी बहुत तो यार हंटिंग कर ही रहे होंगे। नॉट अलाउड मतलब ये तो रिजर्व फॉरेस्ट में होता है, मतलब गले के नीचे उतर नहीं रहा है कि जरा सी भी बिल्कुल माइन्यूटली हंटिंग, तो ये मतलब गलत लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, पर्सनली। थर्ड देखते हैं, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड, पीपल ऑफ, मिल गया ना भाई, आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, एक सही एक गलत। तो वैसे भी 4 में अब हमें पता है जनरली 2 या 3 सही होते हैं, तो 1 और 2 दोनों में ही इतना ज़्यादा फैक्चुअल है कि दोनों तो सही होंगे नहीं, तो इसका मतलब ओनली 2 मारो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, लग रहा है सही है, शायद PYQ में का रिपीट भी है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। बाकी ये काम जनरली कभी प्रेसिडेंट कभी गवर्नर करते हैं, बट ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्रेसिडेंट रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट। अब हमें पता लार्जेस्ट और लोएस्ट वाला जनरली गलत होता है, बट मेरे ख्याल से यूपीएससी ने इसको सही माना था। लेकिन आगे देखते हैं, नीचे होम मिनिस्ट्री तो हमेशा ही गलत होती है, तो मिनिस्ट्री हमेशा ही गलत होती है, ये बात हो गई। अगर हम एल्गोरिदम से चलेंगे तो हम मार देंगे ओनली 1, लेकिन यूपीएससी ने इसका माना था ओनली 2। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड स्टेटमेंट सही था, लार्जेस्ट और लोएस्ट। तो यहाँ पे एल्गोरिदम वर्क नहीं कर रहा। अब देखो एल्गोरिदम जब वर्क नहीं करता तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस ये भी होता है कि कट ऑफ 76 चली गई है जनरल की। तो डरना नहीं है, एग्जाम कंडीशन में निडर होकर लगाओ जिन क्वेश्चन में लग रहा है, वरना कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया है इन सम जजमेंट्स, तो बस यही सही होने वाला है। वो सम क्यों बना रहा है भाई, क्योंकि उसको सही करना, रिजर्वेशन पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड, तो भाई सही है, आगे नहीं दिमाग लगाना है, क्योंकि सम जजमेंट्स कर दिया ना। क्या सारे जजमेंट पढ़ोगे, क्या एग्जामिनर ने सारे पढ़े, नहीं होता है ऐसे भाई। आगे, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, तो डिफाइन तो भाई मिल गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ डिफाइन होती है भला, नहीं, बस फ्री के नंबर हैं, खत्म। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द धन्य कटक विच फ्लरिश्ड एट अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका लोकेटेड। ध्यान से समझना जरा इस क्वेश्चन को, ध्यान से। महासंघिका और बुद्धिस्ट बात तो ठीक है, धन्य कटक को जरा काटो, काटो मतलब वर्ड एसोसिएशन, इधर से कटक कर दो जरा, कटक।
अब कटक कहाँ पाया जाता है आज के समय? उड़ीसा में, ये तो हमें पता चल रहा है। कटक तो उड़ीसा में ना, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मे थे। तो इसका मतलब ये साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो गांधार तो वहाँ है, क्या नाम है, अफगानिस्तान आज के प्रेजेंट है, तो हो नहीं सकता। ठीक है, मगध हो नहीं सकता बिहार। अब आंसर बचेगा आंध्रा या कलिंगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि कलिंगा उड़ीसा में ही है, लेकिन पूछा कटक है। और हमें पता है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पहले सब कुछ बंगाल में था, फिर बंगाल का बीच में डिवीजन हुआ, तो कुछ उड़ीसा का अलग, आसाम का अलग, ये वो अलग। तो वो उतना बहुत चलता है कि जस्ट नेबरिंग के आज के आंध्रा और उड़ीसा हैं, उस समय में कुछ और रहे होंगे, उतना हम मान सकते हैं। उसके बाद हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हमें कटक से ही पता चल गया कि गांधार और मगध नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे गांधार क्या है? एक एंशिएंट नाम। कलिंगा क्या है? एंशिएंट नाम। मगध क्या है? एंशिएंट नाम। मैं कह रहा हूँ अगर एंशिएंट नाम ही देना है तो उस समय आंध्रा के नाम को कुछ और बुलाते थे एंशिएंट नाम से। आंध्र प्रदेश तो आज बोलते हैं, तो इसका एंशिएंट नाम क्यों नहीं दे दिया? वो जो चालुक्याज और वो राष्ट्रकूट थे जो उसको उस समय बुलाते थे, उस जगह का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट इसका एंशिएंट नाम यहाँ दे के क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अगर ये आंध्र, जैसे ये गांधार, कलिंगा, मगध है, तो इसका एंशिएंट नाम क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको एग्जामिनर ने हिंट दे के तुम्हें बताना है कि मैं इसको इस बार सही करने वाला हूँ, इसलिए इस आंध्र प्रदेश का सही नाम या ओरिजिनल नाम, एंशिएंट नाम वो नहीं दे रहे हैं। अब मेरा रिवीजन नहीं तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा वो एग्जैक्ट नाम, बट एंशिएंट हिस्ट्री में तो इसको नहीं बुलाते हैं। ठीक है, और याद भी नहीं आ रहा है, बट ये हमें पता चल रहा है कि ये एंशिएंट नाम नहीं है, आज का मॉडर्न नाम है, तो यही हो जाने वाला है। वैसे जाओगे तो हो सकता है कलिंगा मार दो, क्योंकि कलिंगा आज का उड़ीसा में, बट ये है कि इतना तक तो आ जाना चाहिए आपको कम से कम मुझसे पढ़ने के बाद कि ए और सी में आ जाओ वर्ड एसोसिएशन करके। ठीक है, आगे चलें। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट ओरिजिन। ओरिजिन मैंने बता रखा है हमेशा क्या होता है, गलत। तो ओरिजिन तो किसी भी चीज़ का होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, गलत। दिमाग ही नहीं लगाना है भाई, सीधे काट दो। अब आगे, स्तूपा वॉज जनरली तो समझ रहे हो ना, जेनेरिक, आगे बढ़ाने की भी जरूरत है नहीं। स्तूपा वॉज ए वोटिव एंड ए कमोरेटिव स्ट्रक्चर इन। तो भाई इतना जेनरिक स्टेटमेंट, सिंपल असर्टिव कहाँ से गलत हो जाएगा? ओनली टू। अब वही है, तीनों स्तूपा से रिलेटेड है, तो तीनों तो सही नहीं हो सकते, ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो ऑल थ्री नहीं मार सकते हो इसमें, कहीं तो कुछ बनाएगा ना यूपीएससी। एक नया ट्रेंड देखो, कभी नहीं बताया, ध्यान से देखना। पहली बात तो जब भी यूपीएससी क्वेश्चन में किसी भी आंसर में पोर्ट देगा तो पोर्ट ही सही होने वाला है। ठीक है, पोर्ट देगा तो आंख बंद करके पोर्ट मारना है। अब पोर्ट देने के साथ साथ उसकी नई ट्रेंड क्या है कि उनमें से किसी एक ऑप्शन में अगर उसने बुद्धिस्ट या जैन दे दिया, ध्यान से समझना, पोर्ट और जैन या बुद्धिस्ट दोनों है, तो आंसर तो उस समय पोर्ट होगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट ऑप्शन जो सही नहीं हुआ, जैन या बुद्ध, अगली बार जब वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि बुद्ध है कि जैन, तो वो आंसर वही होगा जो इस ऑप्शन में। जैसे यहाँ जैन है, तो अब मुझे ये पता चल गया, ये यूपीएससी का हिंट है कि आगे के ऑप्शन में बुद्ध या जैन सही होने वाला है। ध्यान से देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। अब अगेन वर्ड एसोसिएशन वाला है, वत्ता किरुतल। ठीक है, देखते हैं। तो संगम पोयम में है, कह रहा किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन गार्ड्स, और लास्ट वाला देखो किंग। तो हमें ये पता चल गया आंसर तो इसी में। अब कौन इतना पढ़ता है तुम ही बताओ। अब या तो ये पढ़ लो या एल्गोरिदम सीख लो। यहाँ भी किंग्स है, यहाँ भी किंग्स, ये बात पता चल गई कि किंग से रिलेटेड होगा। अब वत्ता किरुतल, यहाँ कह रहा है एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड्स, यहाँ क्या कह रहा है, डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड। ध्यान से पढ़ना, ये क्या लिखा है, वक्का किरुतल। यहाँ से अगर इसको मैं काटूँ, रूतल। अगर संगम लिटरेचर में, तमिल भाषा में रूतल बोल रहे हैं, तो क्या रूतल और रिचुअल एक जैसा साउंड कर रहा है? भाई वर्ड एसोसिएशन ही करना है। हो सकता है तमिल का रूतल रिचुअल के आसपास आ रहा हो, लेकिन ए में तो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा ना भाई। अगर हमें दोनों में से किसी एक को लॉजिकल गैस मानना है, तो रूतल और रिचुअल एक साथ साउंडिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, तो बस इसी को टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, अगेन, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम। देखो वैसे तो ये लूसेंट से उठाया और वहाँ पे बहुत दे रखा है, एक ही जगह दे रखा है पूरा चार्ट बना के, वैसे जाओगे तो नन है। बट एग्जाम कंडीशन में हम अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है, नहीं तो एग्जाम कंडीशन में बी मारेंगे और ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर नन था, कोई दिक्कत नहीं, होने तो गलत। जस्ट नीचे देखो 4 मैचिंग का आया, फिर से ओनली 2 मारो और ये सही हो गया। तो भाई हमें कुछ नहीं पता, तो हमने 1 सेकंड में ये भी मारा, 1 सेकंड में ये भी मारा, एक सही भी तो हो गया, काहे परेशान हो। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्स आर, ये है पूरे सोल से रिलेटेड। अब वैसे पता है तो नॉलेज से भी बन जाना चाहिए, नहीं पता तो मैंने क्या बताया, पीछे ऑप्शन में क्या था, जैनिज्म, तो इस बार ऑप्शन जैनिज्म ही होने वाला है। बताया था ना, यहाँ भूले तो नहीं हो, यहाँ जैन था, तो इसलिए यहाँ का ऑप्शन जैन ही होने वाला है। ये यूपीएससी का एल्गोरिदम है, पहले भी हो चुका है 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर कैनाल। अब भाई ये चीज़ें तो देखो दे ही रखी कि क्या नाम है, कहाँ पे, देवराय वन, ये कहाँ पे दे रखा है, लूसेंट में।
एज इट इज़ लूसेंट में दे रखा है और लूसेंट से उठा के इन्होंने बनाया है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ देना, सिंगल फैक्चुअल हवाबाजी मत करना। मुझे भी एग्जाम कंडीशन में नहीं पता था, लूसेंट मैंने 2024 में पढ़ी थी तो मैंने भी छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, होम अमंग द फॉलोइंग सरेंडर्ड रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात। अब ये स्पेक्ट्रम में भी दिया है, लूसेंट में भी दिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ लूसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके सिलेक्टेड चैप्टर जो मैंने बोले हैं, ठीक है। विजयनगर करना है, दिल्ली सल्तनत करना और पोर्चुगीज़ वाला मॉडर्न इंडिया करना, करके ही जाना है। और बुद्धिज्म जैनिज्म 4 क्वेश्चन यहीं से रखे मिलेंगे। तो ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ दोनों जगह दिए हैं, स्पेक्ट्रम भी लूसेंट भी। और ये मेरे ख्याल से अभी तो मुझे याद है बहादुर शाह था शायद इसका, बट एग्जाम कंडीशन में नहीं पता था और ये मैं छोड़ के आया था ये दोनों क्वेश्चन। तो अगर आप भी छोड़ दोगे, मैं मान रहा हूँ कि आपको नहीं पता, तो एल्गोरिथम से इनको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी बन जाएगा। नेक्स्ट, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये तो यार बच्चा जानता है, क्या था गवर्नर जनरल, क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द इंडिया। मेरे ख्याल से ये 1833 था, काफ़ी समय हो गया बट मेरे ख्याल से 1833 था, ठीक है। तो अभी हमने इस वाली वीडियो में 50 तक क्वेश्चन कर लिए और नेक्स्ट बार में 50 तक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस आप बनाए रखिएगा, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।